नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी समाचार की खास पेशकश चुनावी हलचल। चुनावी हलचल का जायजा लेते हुए हम कोकराझार पहुंचे हैं। कोकराझार में आज बिहू मनाया जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट प्रमोद जी। प्रमोद जी से हम बात करेंगे कुछ बिहू फेस्टिवल के बारे में और कुछ चुनावी माहौल के बारे में कि चुनाव जो हो रहा है, चुनावी प्रक्रिया जो कोकराझार में चल रही है, उसमें छात्र संगठन का क्या रोल है। तो स्वागत है प्रमोद जी आपका। आपको भी स्वागत। सबसे पहले तो आपको नए नव वर्ष की असमिया नव वर्ष की शुभकामनाएं। बिहू मना रहे हैं आप, किस तरह से बिहू मना रहे हैं आज मैदान में? तो आज पहले ये रोंगाली बिहू और रंगजाली बैसागु हम लोगों का, इसके शुभकामना मैं सबको देता हूँ। असमवासी को, भारतवासी को और बोडोलैंडवासी को सबको मैं शुभकामना देता हूँ। और इसके साथ ही मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। हमारा ये ट्रेडिशन है कि जो साल गुजर गया है, इसमें अगर किसी से हमने कुछ बोला है, किसी को गाली दिया है, किसी से झूठ बोला है, किसी को नाराज़ी किया है, तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। और यही मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले साल में ये नहीं होगा और हमारे साथ जितना भी दुख है ये बीत जाएगा। और ये 7 दिन का जो बिहू है, रंगजाली बैसागु है, इसमें हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और इसके साथ ही हम लोग का दुख जो है, जो भी हमारा खामियां है, समस्या है, ये हम भूलने की कोशिश करेंगे। तो चलो, ये बहुत अच्छी बात है प्रमोद जी कि आप अपने दोस्तों के बारे में, अपने समाज के बारे में इतना सोचा। और माफ़ी मांगना अपने आप एक बहुत बड़ी बात होती है ना, कि अगर कोई अनजाने में भी कोई गलती हुई है तो आज आप उसको सुधार रहे हैं और लोगों को आने वाला वर्ष जो है मंगलमय हो, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो अभी इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चुनाव पर चर्चा करते हैं कि पिछली बार आप लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, तो इस बार क्या है आपका? देखिए, पिछली बार मतलब 3 बार हमने बीजेपी को सपोर्ट किया। 2001 से कंटिन्यूली बीजेपी को हमने सपोर्ट किया, जितना भी लोकसभा के चुनाव आया। इसीलिए सपोर्ट किया कि 2004 से पहले 2003 में बीटीसी एकॉर्ड हुआ था। तो बीटीसी एकॉर्ड में बीजेपी का एक वहाँ कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि केंद्रों में बीजेपी सरकार था। तो इसीलिए 2014 में इनका एमपी को हमने जिताने में काम किया। तो उसके बाद हम लोग का फिर मुद्दा शुरू हो गया। 2009 में एनडीबी का सीज़फायर था, तो एनडीबी डायरेक्ट इनको सपोर्ट कर दिया कि ताकि ये कुछ इनिशिएटिव ले लिए जाए दिल्ली में और उनका हल निकला जाए कि बड़ो समस्या समाधान का। फिर 2014 में हम सब लोग मिलकर बीजेपी को हमने सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय भी समस्या बहुत गंभीर था। हमारा जो क्षेत्र है इसमें बहुत वायलेंस होते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इसलिए हम जल्द से जल्द हमारा जितना भी पॉलिटिकल इश्यूज है इसको हम लोग समाप्त करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने 2014 में भी इनको सपोर्ट किया था। लेकिन जाते जाते हमने क्या देखा कि 2014 में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आया है, नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट, इसमें सोशल इश्यूज और ये पॉलिटिकल जो इश्यूज है इसमें बात किया ही नहीं गया। भारत की विभिन्न प्रांत में जितना भी पॉलिटिकल इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, इसमें बात ही नहीं किया गया 5 साल में। सिर्फ इसमें काफ़ी डेवलपमेंट के बाद हुए, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ सबको मालूम है। काफ़ी इधर उधर करके पॉलिटिकल मतलब झगड़ा में वो लोग बीत गया टाइम, बहुत टाइम वो लोग इसमें बिता दिया, तो कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ने, अभी भी हमारा समस्या बहुत गंभीर है। हम लोग चाहते हैं कि इस प्रांत में भी शांति आए, सब लोग अपने घर में बैठे अपना अपना काम कर सके, बच्चों अच्छे से पढ़ाई करें, फार्मर अच्छे से खेत करें, सभी अपना अपना जो भी इश्यूज है, जो भी काम है, सब शांति से करे, अमन से करे, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए वो रोल नहीं है। वो स्टेट से भी नहीं दिख रहा है, सेंट्रल से भी नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए इस बार हमने ये तैयार किया कि कोकराझार जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें हम लोग खुद लड़ेंगे। मतलब यूपीपीएल एक ये रीजनल पार्टी है, इसका जो उम्मीदवार है कि यूजी ब्रह्मा जी, जो पहले राज्यसभा का एमपी था, तो उसको हमने सपोर्ट दिया। और दूसरा मंगोलडे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो एसटी नहीं है, कोकराझार एसटी है, इसमें भी हमने ये यूपीपीएल का जो कैंडिडेट है प्रदीप कुमार डैमरी जी, जो एक सीनियर लीडर है, वो सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट में 40 साल से ज़्यादा वो समय दिया है, तो उनको हमने सपोर्ट किया। तो ये आपने जो सपोर्ट किया है, क्या आपको लगता है कि अगर 2 एमपी आपके जीत के जाते हैं तो कुछ रास्ता निकलेगा आपको, जो पुराना मांग है सेपरेट बोडोलैंड स्टेट का?
नहीं, जरूर हम ये लोग उम्मीद वही है आपको? जरूर है। सिर्फ यही नहीं है, और बहुत सारे मुद्दा है हमारे यहाँ कि हमारा देखिए आप जो RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है कंट्री में, लेकिन अभी भी प्राइमरी स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स है। बुक्स बच्चों को नहीं मिल रहा है। 10,000 बुक अभी भी कम है बोडो मीडियम में। तो पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, डेवलपमेंट का समस्या है, और इसके साथ ही जो ये निबुणुआ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, ये दिन ब दिन बढ़ जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये सारे समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। तो वो सारे समस्या हम लोग ये सोचते हैं कि अगर यहाँ से जो जीत के जाएंगे, वो अगर एक कॉम्पिटेंट हो, वो अगर एक अच्छे हो, ये कोई एक ज्ञानी व्यक्ति हो, कोई अच्छा कमिटेड लोग है, लीडर है, तो वो जरूर पार्लियामेंट में ये बात करेगा और यहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको कि कम से कम पार्लियामेंट में आवाज उठेगी। अभी आवाज ही नहीं उठी, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। Yes, तो जब yes. तक आवाज नहीं उठेगी, जब तक कोई सुनेगा ही नहीं, है ना। तो दूसरा बात हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे चुनाव हुआ, जब नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया, तो उसमें कैब को जगह मिल गया, जबकि कैब को लेकर के पिछले 2 महीने में हम लोगों ने देखा किस तरह से टेंशन का माहौल रहा पूरे नॉर्थ ईस्ट में। आपने भी मेरे पिछले इंटरव्यू में कहा था कैब के बारे में, अपोज किया था। तो अभी जब कैब बीजेपी ने इंक्लूड कर लिया अपने मैनिफेस्टो में, तो क्या आपको लगता है कि कैब का फायदा आपको मिलेगा, और अभी भी पार्टी आपको अपोज कर रही है उसको, और एक मुद्दा बना करके मतदाताओं को अपने तरफ में खींचने की कोशिश करेगी, जो आपके उम्मीदवार है जिसको आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए, ये जो कैब का मुद्दा है, इसको बीजेपी एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है। ऑलरेडी ये पॉलिटिकल एक इशू हो गया है। तो असम में इससे कितना पैदा होगा वो लोग रिस्क नहीं, वो नहीं सोच रहा है। वो बंगाल के लिए वो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो त्रिपुरा के लिए कर रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी का कोई भी MP नहीं था, तो वो लोग चाहते हैं कि कैब को लाके मैनिफेस्टो में, वो बंगाल में जो 2 सीट है, इसमें वो लोग जीतने के लिए कोशिश करेंगे। और त्रिपुरा में, हाँ, और वेस्ट बंगाल में भी वो लोग, मतलब जितना भी वहाँ माइग्रेंट सेटलर है, तो उसका जो नज़र है, उसका जो वो है, उसको खींचने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अभी ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल इशू हो गया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं और नॉन इंडिजिनस बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स यहाँ हैं। तो इन लोगों का बहुत समस्या है, काफी सालों से बोल रहा है। यहाँ डी वोटर का समस्या है, इंडिया में शायद कहीं भी नहीं है। आपको जानकारी है कि डाउटफुल वोटर्स है यहाँ, और माइग्रेंट पॉपुलेशन के बारे में हर टाइम बात किया जाता है। और इसके लिए NRC भी यहाँ आ गया है, लेकिन NRC का जो है ये कम्प्लीटली एक मुखरी जैसा हो गया। पहले NRC को लेकर बहुत उम्मीद दिया था कि यहाँ से मतलब कुछ आएगा, कि यहाँ एक हम लोग एक लाइन खींच पाएंगे कि इतना आया है, इतना नहीं आया है, इतना लीगल है, इतना इलीगल है। जाते जाते NRC भी मतलब जैसे हमने उम्मीद किया था ऐसा नहीं होने जा रहा है। ऑनेस्टली नहीं हुआ। तो ये एक मुद्दा है। बाकी डिटेंशन कैंप में बहुत सारे बंगाली लोग हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि वो लोग 71 से पहले आया है, वो लोग भी डिटेंशन कैंप पे है। तो अगर ऐसा है तो ये गवर्नमेंट का एक लापरवाही है। तो वैसे भी आज के ज़माने में एक इंटर वर्ल्ड में अगर देखें तो ह्यूमन राइट के लिए सब लोग सोचते हैं। ह्यूमन राइट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने देश में जो रहते हैं, जो देशवासी है, इनके लिए क्या कर रहे हैं, और जो माइग्रेंट है उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो इसको लेकर हम लोग बहुत गंभीर से सोच रहे हैं, क्योंकि रहते हम लोग हैं आसाम में, और आसाम में कोई भी टेंशन हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, हमारे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो भारी नुकसान हमारे लोगों को होता है। तो इसीलिए मेरा ये विनती रहेगा, जो भी सत्ता में आए, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों को ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपील करूंगा कि ऐसे जो मुद्दे हैं, जो ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ है, जो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, जो नेशनल इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ है, जो नेशनल पीस से जुड़ा हुआ है, जो हमारे संविधान का जो एक बेसिक जो पोर्शन है कि मल्टीकल्चर, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन, सेकुलर बनाए रखने का, तो ये सारा चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और सबसे बड़ा खतरा सेकुलरिज्म पर पैदा हो गया। ये तो हाँ, ये तो बिल्कुल है।
ये सेकुलरिज्म पे ही सबसे बड़ा खतरा आ गया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे ये केसेस है, इनके पास बहुत सारे ये इंफॉर्मेशन है कि बांग्लादेश में कुछ हुआ है, इधर कुछ हुआ है, उधर कुछ हुआ है, तो इसको एक अच्छा पॉलिसी बना के, एक स्ट्रेटेजी बना के, एक अच्छा अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच लेके वो लोग चलना चाहिए था। तो इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था, मुझे ये मानना है, क्योंकि हर इशू को अगर पॉलिटिकल इशू बनाएंगे तो देश के लिए आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो चुनाव में आप अपने कैंडिडेट जिसको आपका ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है, छात्र संगठन, उसका मुकाबला किसके साथ में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कोकराझार जो सीट है ये काफी साल से यहाँ पॉलिटिक्स अच्छे से नहीं हो रहा था। डेमोक्रेसी एक थ्रेटनिंग में था, यहाँ एक अंडर प्रेशर था डेमोक्रेसी। तो अभी धीरे धीरे हम लोग ने बहुत काफी मूवमेंट किया, इलीगल वेपन फ्री सोसाइटी बनाने का, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा सा बहुत सारे सब लोग ने मूवमेंट किया, सब लोग ने बोला जाके। अभी इस टाइम 2019 में एक माहौल आया है कि बहुत सारे उम्मीदवार कॉन्टेस्ट किया है, पहले कॉन्टेस्ट करने को भी करते थे, तो अभी कांग्रेस आ गया, धीरे धीरे बीजेपी भी कॉन्टेस्ट करेगा। अभी उनका अलायंस है बीपीएफ के साथ, इसीलिए कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है। सीपीएम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पहली बार, और काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो एक धीरे धीरे यहाँ डेमोक्रेसी एक अच्छा हो रहा है। ये हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश जो है ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र बोल के दिल्ली में लोकतंत्र होगा तो ये नहीं होगा, ये सारा इंडिया के कोने में होना पड़ेगा। ये अरुणाचल में भी होना पड़ेगा, नागालैंड में भी होना पड़ेगा, कश्मीर में भी होना पड़ेगा। ये हम लोग चाहते हैं। तो इसीलिए कोकराझार में जो अभी कॉन्टेस्ट होगा वो ट्रायंगल हो सकते हैं, क्योंकि ये नोबो सोरोनिया पहले का जो सिटिंग एमपी है, उनका भी थोड़ा सा सहाने वाले है अभी भी, और उसने एक पोलराइज किया था लास्ट इलेक्शन में, लेकिन मुद्दा अच्छा नहीं था। वो बोधो और नॉन बोधो में वो बांटने के लिए कोशिश किया था, वो मुद्दा अच्छा नहीं था। तो इसीलिए लोग इसको न कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग इनके पास नहीं, इनके साथ नहीं है, तो इसीलिए उनका जीतने का कोई चांस नहीं है। उसने गलती भी किया है कि पहले वो उल्फा था, अंडरग्राउंड के एक लीडर था, तो बाद में आके इनको संसद बनने का मौका मिला, और संसद बनने के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मंत्र है, उसको जो स्पिरिट है उसको मेंटेन करना था, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बात करना था, वो नहीं किया। और दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ जो बीपीएफ है इनका 17 इयर्स गवर्नमेंट चल रहा है, तो 17 इयर्स में भारी मात्रा का इनकम्बेंसी है उनके पास, क्योंकि 70 इयर्स में कोई अच्छा काम वो लोग नहीं किया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया है, जो स्टेट गवर्नमेंट से फंड आया है, इसको भी उसने ह्यूज करप्शन किया, तो मिस यूज किया उस लोग ने। तो वो सारे लोगों को जानने को मिला है। अभी वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी इश्यू स्कीम है, सेंट्रल स्टेट का जो स्कीम है, इसको लेके पॉलिटिक्स करता है, अपना कोई स्कीम नहीं है। तो अभी आप बहुत दुख की बात है, यहाँ से आप मोर देन 50,000 यूथ्स, गर्ल्स एंड बॉयज, वो लोग बाहर माइग्रेट हो गया है काम ढूंढ के। यह काम वो लोग दे नहीं पा रहा है, तो वो गरीब के लिए, ये अनएम्प्लॉयड के लिए, किसी के लिए भी कोई अच्छा योजना नहीं बना पा रहा है। तो इसीलिए सब लोग बोल रहा है कि ये जो है लोगों को खरीदने का, बेचने का काम करता है। ये जो पॉलिटिक्स कर रहा है, इससे ये 32 लाख पॉपुलेशन का जो काउंसिल है ये आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए इसको बदलने का समय आ गया है। तो इसीलिए प्रमिला जी जो 6 टाइम्स वो एमएलए हुआ है, 3 टाइम्स मंत्री हुआ है, तो प्रमिला जी को अभी जीत नहीं मिलेगा, ये हम लोग को अभी जो क्लियर हो गया है पिक्चर। तो इसीलिए यूजी ब्रह्मो जी ही जीतेगा, ऐसा हम लोग को लग रहा है अभी। और कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं अभी बिहू है, सबसे पहले तो बिहू का शुभकामनाएं आपको भी देता हूं, और आपके चैनल के थ्रू असमवासी को, भारतवासी को फिर देता हूं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भारतवासी, हमारा 125 करोड़ जो जनता है, सब लोग शांति से रहे, अमन से रहे, प्यार से रहे, सबका भी दुख दुर्योग जो है ये दूर हो, सभी सहन से रहने का एक मौका मिले। और इसके साथ दुनिया के सब लोगों को हम बोडोलैंड की तरफ से, बोडो की तरफ से रंजाली बैसाखी का शुभकामना में हम लोग देते हैं। थैंक यू प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद जी जो बता रहे थे कि इस बार कोकराझार में जो चुनाव हो रहा है उसमें जीत और हार जिसकी भी हो वो अलग बात है, लेकिन डेमोक्रेसी देखने को मिल रहा है। एक नहीं कई उम्मीदवार मैदान में हैं और लोगों को अपना उम्मीदवार चुनने का पूरा रास्ता मिल रहा है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई चुनावी हलचल के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।